कल्पना कीजिए एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम की जहां अचानक पता चले कि हर खिलाड़ी के कंट्रोलर की कोडिंग बिल्कुल अलग है। अरे बाप रे, वो तो मतलब एक बुरा सपना ही होगा। बिल्कुल, मतलब एक बटन दबाने से कोई खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है तो उसी बटन से कोई दूसरा खिलाड़ी छलांग मार रहा है और कोई समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। असल जिंदगी में इंसानों के बीच की बातचीत और बर्ताव भी काफी हद तक ऐसा ही है यार। 100% ऐसा ही है। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे को कोई बहुत ही आसान सी बात समझा रहा होता है, लेकिन सुनने वाला का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है। हाँ, जैसे दीवार से बात कर रहे हो। और उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि क्या आसपास के सारे लोग बेवकूफ हैं। ये झलाहट ना बहुत आम है। मनोविज्ञान में इसे एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई संदेश बहुत स्पष्ट रूप से दिया जा रहा हो और फिर भी सामने वाला उसे ना समझे तो इंसान को लगता है कि गलती पूरी तरह से सुनने वाले की है। सही बात है। थॉमस एरिक्सन की मशहूर किताब सराउंडेड बाय इडियट्स इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुख्य मिशन भी यही है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि आखिर दुनिया में इतने सारे लोग हमें बेवकूफ क्यों लगते हैं। इस किताब के मुताबिक इसका जवाब हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो बेवकूफ नहीं है। वही तो। बात ये नहीं है कि लोग बेवकूफ हैं, बात ये है कि हमारे संवाद करने का बुनियादी ढांचा ही गलतफहमियों पर खड़ा है। देखिए, इस पूरी समस्या की जो सबसे गहरी नींव है ना, उसे हम द कोर इल्यूजन या संवाद की सबसे बड़ी गलतफहमी कह सकते हैं। वो कैसे? नियम ये है कि कम्युनिकेशन हमेशा सुनने वाले की शर्तों पर होता है, बोलने वाले की शर्तों पर नहीं। अरे वाह, ये बहुत गहरी बात है ना? ये कड़वा लेकिन जरूरी सच है। हर इंसान इस दुनिया को अपने नजरिए, अपने अनुभवों और अपने मनोवैज्ञानिक लेंस से देखता है। मतलब अपने खुद के फिल्टर से। बिल्कुल। जो व्यक्ति हमारे जैसा सोचता है, हमारे काम करने के तरीके से मेल खाता है, वो हमें बहुत समझदार और नॉर्मल लगता है। और जो अलग है वो इडियट। एग्जैक्टली। जो इस ढांचे से थोड़ा भी अलग होता है, हमारा दिमाग तुरंत उसे बेवकूफ की श्रेणी में डाल देता है। तो अगर इसे एक अलग नजरिए से देखा जाए तो ये इंसान के दिमाग को हैक करने या फिर लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए 4 अलग-अलग रंगों के चश्मे पहनने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। किताब इंसानी बर्ताव को 4 मुख्य रंगों में बांटती है: लाल, पीला, हरा और नीला। हाँ, ये 4 रंग। एक बार जब कोई इन रंगों के पीछे की साइंस को समझ लेता है तो ये ऐसा है जैसे उसे लोगों के दिमाग का सोर्स कोड मिल गया हो। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी या सिर्फ लेबल लगाने का तरीका नहीं है। तो फिर क्या है ये? यह प्योर बिहेवियरल साइकोलॉजी है। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, बल्कि हम ये डिकोड कर रहे हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। उनके पीछे का मोटिवेशन क्या है। एग्जैक्टली। इन रंगों के पैटर्न को समझकर किसी भी इंसान के बर्ताव की, उसकी प्रतिक्रियाओं की और यहाँ तक कि उसके डर की लगभग सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। हाँ, ये इंसान के काम करने के तरीके का एक वैज्ञानिक खांचा है। तो इससे पहले कि कोई दूसरों से बात करने का अपना तरीका बदले, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आसपास के लोग असल में हैं कौन और उनके दिमाग की वायरिंग कैसे काम करती है। बिल्कुल, सबसे पहला कदम तो यही है। चलिए इन 4 रंगों की गहराई से चीर-फाड़ करते हैं। शुरुआत लाल रंग यानी रेड पर्सनालिटी से करते हैं। ओहो, लाल रंग। हाँ, ये वो लोग हैं जो कमरे में घुसते ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते हैं। जन्मजात लीडर जिन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और स्पीड से मतलब होता है। बिल्कुल, इन्हें बस काम होता हुआ चाहिए। ये थोड़े आक्रामक होते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते। देखिए, लाल रंग वालों का जो मनोवैज्ञानिक ड्राइवर है वो है कंट्रोल की चाहत। हर चीज अपने हाथ में होनी चाहिए। हाँ, और समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा डर। चूंकि इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए इन्हें बाकी दुनिया बहुत धीमी और इनएफिशिएंट लगती है। मतलब इन्हें लगता है सब स्लो मोशन में चल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। अपने लक्ष्य को पाने की जल्दी में ये कई बार तानाशाह की तरह बर्ताव करने लगते हैं। डिक्टेटर बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इनके रास्ते में आता है तो ये उसे कुचलकर आगे बढ़ जाने में हिचकिचाएंगे नहीं। बाप रे। क्योंकि इनके लिए काम का पूरा होना इंसानी भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब अगर लाल रंग वाले इतनी तेजी से भागते हैं और सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं तो उन्हें ऐसे लोगों से कितनी चिढ़ मचती होगी जिनका पूरा फोकस सिर्फ मस्ती और बातों पर होता है। बहुत ज्यादा। उनका तो खून खोल जाता होगा। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे रंग का, पीला रंग यानी येलो पर्सनालिटी। ये लोग तो यार चलती फिरती पार्टी होते हैं। बिल्कुल, सोशल बटरफ्लाई। बहुत ही क्रिएटिव, बातूनी और हर चीज में अच्छा देखने वाले। जहां पीला रंग मौजूद होता है वहां ऊर्जा का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। पीले रंग की साइकोलॉजी को समझना बहुत दिलचस्प है। अच्छा,
ऐसा क्या है इनमें? इनका सबसे बड़ा डर होता है अकेलापन या सामाजिक रूप से नजरअंदाज किया जाना। मतलब फोमो होता है इन्हें? हाँ, बहुत ज्यादा। इसलिए ये लगातार बोलते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। हर महफिल की जान बनना है इन्हें। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इनका डार्क साइड ये है कि ये बेहद लापरवाह हो सकते हैं। मतलब केयरलेस होते हैं। हाँ, इन्हें नए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज सोचना तो बहुत पसंद है, लेकिन उस पर अमल करना यानी उसका एग्जीक्यूशन इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। आइडिया 100 हैं लेकिन पूरा एक भी नहीं करना। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये खुद को अभिव्यक्त करने में इतने व्यस्त रहते हैं, ये अक्सर सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है। ये तो बहुत थका देने वाली ऊर्जा हो गई यार। अब मान लीजिए कि कोई इंसान इन दोनों मतलब लाल की आक्रामकता और पीले के शोर शराबे से दूर एक शांत कोना चाहता है। हाँ, शांति किसे नहीं चाहिए। तो हम आते हैं दुनिया की आबादी के सबसे बड़े हिस्से पर, हरा रंग या ग्रीन पर्सनालिटी। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी रंग के हैं। बिल्कुल। ये लोग बहुत शांत, वफादार और सपोर्टिव होते हैं। किसी भी रिश्ते या ऑफिस में ये सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। ये बस यही चाहते हैं कि सब खुश रहें और कोई विवाद ना हो। हरे रंग वालों का मुख्य ड्राइवर है स्थिरता और सुरक्षा की भावना। मतलब स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। हाँ, इनका सबसे बड़ा डर बदलाव और टकराव है। कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं ये। बिल्कुल। इंसान के दिमाग का जो हिस्सा खतरे को भांपता है, हरे रंग वालों में वह किसी भी तरह के सामाजिक टकराव को एक बड़े खतरे की तरह देखता है। तो फिर इसका डार्क साइड क्या हुआ? इसलिए इनका डार्क साइड ये रहे कि ये फैसले लेने में घबराते हैं। चूंकि ये किसी को सीधे ना नहीं बोल पाते, इसलिए अपनी बातें और अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं। और फिर वो ज्वालामुखी की तरह फटता होगा। सीधे नहीं फटता, वो बाद में पैसिव अग्रेसिव बर्ताव के रूप में बाहर आता है। सीधे लड़ने के बजाय ये चुप रहकर असहयोग करते हैं। ओहो, पैसिव रेजिस्टेंस। और आखिर में बचता है वो इंसान जिसे ना लाल रंग की तरह राज करना है, ना पीले की तरह पार्टी करनी है और ना ही हरे की तरह रिश्ते निभाने हैं। इसे क्या चाहिए फिर? उसे सिर्फ सच जानना है। ये है नीला रंग यानी ब्लू पर्सनालिटी। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, डेटा और लॉजिक वाले। बिल्कुल। दुनिया में इनके लिए सिर्फ फैक्ट्स, डेटा और एक्सेल शीट मायने रखती हैं। अगर इन्हें एक कॉफी मेकर भी खरीदना होगा ना, तो ये पहले इंटरनेट पर 50 रिव्यू पढ़ेंगे, उसकी मोटर की क्षमता चेक करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। नीले रंग की कार्यप्रणाली के पीछे जो डर छिपा है वो है गलती करने का डर। अच्छा, मतलब परफेक्ट होना है। हाँ, वे हर चीज का बारीकी से विश्लेषण करते हैं क्योंकि वे गलत साबित नहीं होना चाहते। यही कारण है कि वे अक्सर भावनाओं से रहित या कोल्ड लग सकते हैं। रोबोटिक से लगते हैं कभी कभी। वे बहुत शक्की होते हैं और हर चीज को लॉजिक के तराजू पर तोलने के चक्कर में इतने धीमे हो जाते हैं कि कई बार मौका ही हाथ से निकल जाता है। अगर इन सारी बातों को बिना बोले पहचानने के तरीके से जोड़ा जाए, मतलब शारीरिक हाव भाव और समय की पाबंदी से, तो ये चारों रंग बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। लाल रंग वाले तेज चलते हैं, उनका हैंडशेक बहुत मजबूत होता है और वे सीधा आंखों में देखते हैं। मीटिंग में वे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं क्योंकि टाइम इज मनी। उनका तो एक एक सेकंड कीमती है। वहीं पीले रंग वाले हमेशा चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए हाथ हिलाते हुए बात करते हैं और लोगों के पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं। और लेट भी आते होंगे। समय के मामले में ये हमेशा लेट होते हैं और इनके पास लेट होने का कोई बहुत ही रचनात्मक बहाना तैयार होता है। इसके विपरीत हरे रंग वालों की बॉडी लैंग्वेज बहुत रिलैक्स्ड होती है। उनकी आवाज धीमी होती है और वे अक्सर नजरें चुराते हैं ताकि सामने वाले पर कोई दबाव न पड़े। और ये टाइम पर आते हैं या नहीं? ये लोग हमेशा समय पर आते हैं, इसलिए नहीं कि वक्त की बहुत कद्र है, बल्कि इसलिए ताकि इनके लेट होने से किसी को असुविधा न हो। दूसरों की परवाह ज्यादा है। बिल्कुल। और नीला रंग, इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, एकदम पोकर फेस, जैसे कोई भावना ही ना हो। इनकी आवाज मोनोटोन होती है। ये एक निश्चित दूरी बनाकर बात करते हैं और ये मीटिंग में बिल्कुल तय समय पर आते हैं, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल है? क्या इंसानों जैसी इतनी जटिल प्रजाति को, जिनके पास इतने गहरे अनुभव, यादें और भावनाएं हैं, उन्हें सिर्फ 4 रंगों के डब्बे में बंद कर देना हमारी इंसानियत को कम करके आंकना नहीं है? मतलब क्या ये इंसानी मनोविज्ञान का बहुत बड़ा ओवर सिंप्लिफिकेशन नहीं है यार? इंसान कोई रोबोट तो नहीं है जिसकी सिर्फ 4 तरह की प्रोग्रामिंग हो। ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है, लेकिन इसे इस तरह से समझना होगा कि ये किसी को डिब्बे में बंद करना नहीं है। तो फिर क्या है?
इंसान वाकई बहुत जटिल है, लेकिन हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि उसे ऊर्जा बचाना पसंद है। मतलब दिमाग आलसी है? हाँ, रोजमर्रा के फैसलों में दिमाग कुछ पैटर्न्स बनाता है ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े। ये 4 रंग उन मानसिक पैटर्न्स को डिकोड करने का तरीका है जो अनजाने में इंसान की आदत बन चुके हैं। तो हम सब इन चारों का मिक्स है? बिल्कुल, कोई भी इंसान 100% एक रंग का नहीं होता, हम सब एक मिश्रण होते हैं। लेकिन जब कोई डिफॉल्ट मोड में होता है तो वह अपने मुख्य रंग की तरफ ही लौटता है। ये पैटर्न पहचानने की कला है। डिफॉल्ट मोड की बात से ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, डिजिटल दुनिया। ओहो, ईमेल्स और चैट्स कर रहा होता है तो उसके पास सोचने का समय होता है, और कोई उसे देख भी नहीं रहा होता। हाँ, और यही वो जगह है जहाँ उसकी प्राथमिकताएं शब्दों के रूप में छलकती हैं। लाल रंग वालों का ईमेल देखिए, ये पूरा ईमेल पढ़ना तो दूर, अक्सर सिर्फ सब्जेक्ट लाइन पढ़ते हैं और रिप्लाई भी वैसा ही होता है। कोई इन्हें 5 पैराग्राफ का लंबा ईमेल भेजेगा और इनका रिप्लाई सिर्फ एक शब्द का आएगा, ओके या डू इट, बात खत्म, बस इतना ही। वहीं पीले रंग वालों का ईमेल भावनाओं से भरा होता है, 10 एक्सक्लेमेशन मार्क, ढेर सारे इमोजी। और सबसे मजेदार बात बताऊं, क्या? ये लोग 90% मामलों में अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं। हरे रंग वालों का ईमेल बिल्कुल अलग दुनिया है। शुरुआत हमेशा आशा है, आप सब परिवार कुशल होंगे या किसी लंबी शुभकामना से होगी, और अंत वार्म रिगार्ड से। हाँ, वो सीधे मुद्दे पर आने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सीधी बात रूखी लग सकती है। और नीले रंग वाले? नीले रंग वालों का ईमेल किसी निबंध या कानूनी दस्तावेज से कम नहीं होता। एकदम सटीक, बुलेट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बातें बोल्ड टेक्स्ट में। पूरा रिसर्च पेपर ही भेज देते हैं। बिल्कुल, अगर किसी ने उनके भेजे गए 5 सवालों में से सिर्फ 4 का जवाब दिया तो वे काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे? वो तुरंत उस एक छूटे हुए सवाल को पॉइंट आउट करेंगे। और यही डिफॉल्ट मोड तनाव के समय भी दिखता है। तनाव असल में एक ट्रूथ सीरम की तरह काम करता है। हाँ, स्ट्रेस में तो असली रंग बाहर आ ही जाता है। जब जिंदगी आराम से चल रही होती है तब हर कोई अपने असली रंग छुपाकर एक संतुलित इंसान होने का नाटक कर सकता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा संकट आता है या डेडलाइन सर पर होती है, सारी दिखावटी परतें गिर जाती हैं और मानसिक कोडिंग अपने डिफॉल्ट रंग में वापस लौट आती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो हर रंग का एक खास स्ट्रेस ट्रिगर होता है। जैसे लाल रंग वालों का क्या होता है? लाल रंग वालों को तनाव तब होता है जब उनसे चीजों का कंट्रोल छिन जाता है। जब उन्हें लगता है कि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है। हाँ, जब हालात उनके हाथ में नहीं रहते तो वे डर कर पीछे नहीं हटते, बल्कि उनका डिफॉल्ट रिएक्शन गुस्सा होता है। वे और ज्यादा आक्रामक होकर सत्ता वापस छीनने की कोशिश करते हैं। और पीले रंग वाले? दूसरी तरफ पीले रंग वालों का सबसे बड़ा ट्रिगर है इग्नोर किया जाना। जब महफिल में उन्हें कोई पूछे। बिल्कुल, अगर उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा या उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही तो वे तनाव में आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? इस तनाव में वे एकदम से ओवर रिएक्ट करते हैं, रोने लगते हैं या फिर नर्वस होकर बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। हरे रंग वालों का ट्रिगर तो निश्चित रूप से बदलाव ही होगा। 100%। अगर शुक्रवार शाम को किसी हरे इंसान को बताया जाए कि सोमवार से पूरा सॉफ्टवेयर और काम करने का तरीका बदल रहा है तो वो अंदर से टूट जाता है। उन्हें अचानक से पैनिक होने लगता है। तनाव में वे लड़ते नहीं बल्कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं और काम करना ही बंद कर देते हैं। पैसिव रेजिस्टेंस। और नीला रंग? इन्हें तनाव तब होता है जब इनके काम में कोई गलती निकाल दे या किसी फैसले में इन्हें लॉजिक नजर ना आए, क्योंकि उन्हें परफेक्शन चाहिए। बिल्कुल। तनाव की स्थिति में ये बाहरी दुनिया से संपर्क काट लेते हैं और डेटा के ओवर एनालिसिस के लूप में फंस जाते हैं। इन तनाव के कारणों और काम करने के तरीकों को समझने के बाद सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती ये आती है कि इन अलग अलग रंगों वाले लोगों के साथ संवाद कैसे स्थापित किया जाए। ये बहुत जरूरी है। और उससे भी मुश्किल काम, अगर ये कोई गलती कर रहे हैं तो बिना झगड़ा किए इन्हें नकारात्मक फीडबैक कैसे दिया जाए। ये असल जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है यार। अगर लाल रंग वाले से बात करनी है तो कोई लंबी कहानी या भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं सुनेंगे। सीधा फंडा है, कट द क्रैप। सीधा मुद्दे पर आना चाहिए, समस्या बतानी चाहिए, समाधान देना चाहिए और बात खत्म करनी चाहिए। उनके सामने कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है। और पीले रंग वालों के साथ? पीले रंग वालों के साथ सीधा मुद्दा बताया तो वे बोर हो जाएंगे। पहले थोड़ी बात करनी पड़ती है, माहौल हल्का करना पड़ता है, जोक्स क्रैक करने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन एक अहम नियम यह है कि पीले रंग वाले बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मीटिंग के बाद हमेशा फैसले लिखित रूप में जरूर भेजने चाहिए। हरे रंग वालों के साथ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए? उन्हें कभी अचानक से कोई बड़ा बदलाव या नया काम नहीं सौंपना चाहिए।
बात शुरू करने से पहले उनके परिवार या हालचाल के बारे में पूछना जरूरी है ताकि उन्हें सुरक्षा का एहसास हो। एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, इन्हें कभी भी सार्वजनिक रूप से टारगेट नहीं करना चाहिए। और नीले रंग वालों का क्या? नीले रंग वालों की बात करें तो उन्हें कोई विजन या हवाई आइडिया बेचना समय की बर्बादी है। उन्हें सिर्फ डेटा, चार्ट्स और फैक्ट्स चाहिए। इमोशनल बातें उन पे काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। बातचीत के दौरान अगर वे चुप हैं तो उनकी चुप्पी को सहमति या गुस्सा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वे असल में डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं। काम निकलवाना तो खैर एक बात है, लेकिन आलोचना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यार। किसी को ये बताना कि वो गलत है सीधे उसके ईगो पर चोट करता है। बिल्कुल। और आलोचना करने में ही इन रंगों की पहचान सबसे ज्यादा काम आती है। कैसे? लाल रंग वाले को कोई घुमावदार बात पसंद नहीं, उसे सीधे सीधे उसकी गलती बताना ही सही तरीका है। और पीले को? पीले रंग वाले को कभी सबके सामने न टोके। उन्हें अकेले में बुलाकर पहले उनके किसी अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए और फिर बीच में गलती बतानी चाहिए। सैंडविच मेथड? सैंडविच मेथड। बिल्कुल सही। हरे रंग वालों को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत रिश्ता बिल्कुल सुरक्षित है, बस काम करने के तरीके में थोड़ा सुधार चाहिए। हाँ, उन्हें भरोसा दिलाना पड़ता है। और अगर कोई नीले रंग वाले को उसकी गलती बताने जा रहा है तो बिना मजबूत सबूत और डेटा के जाना व्यर्थ है। वो तो साफ मना कर देंगे। बिना प्रमाण के वे कभी नहीं मानेंगे कि उनसे कोई गलती हो सकती है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सब बातों को सुनकर एक गहरा सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? अगर कोई हमेशा सामने वाले के हिसाब से अपनी बात कहने का तरीका बदल रहा है, लाल के सामने सीधा बोल रहा है, पीले के सामने जोक्स मार रहा है, तो क्या वो व्यक्ति मैनिपुलेटिव या नकली नहीं बन रहा है? क्या हर किसी के सामने अपना रूप बदलकर इंसान अपनी खुद की पहचान, अपना असली वजूद नहीं खो रहा है? ये एक बहुत ही शानदार और दार्शनिक सवाल है, लेकिन मैनिपुलेशन और एम्पैथी यानी सहानुभूति के बीच का बारीक फर्क समझना होगा। क्या फर्क है दोनों में? मैनिपुलेशन में इरादा सामने वाले का नुकसान करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, लेकिन एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की भाषा में बात करना, जो कि असल में उसके प्रति सम्मान की निशानी है। अच्छा, मतलब नजरिए का खेल है। इसे ऐसे समझिए, जब आप रेडियो पर कोई गाना सुनना चाहते हैं और आवाज साफ नहीं आ रही है तो आप स्टेशन की फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। हाँ, चैनल सेट करते हैं। आप गाना नहीं बदल रहे हैं, आप बस शोर को हटा रहे हैं ताकि संदेश साफ सुनाई दे। सामने वाले के रंग के हिसाब से बात करना भी यही ट्यूनिंग है। यार, ये फ्रीक्वेंसी ट्यून करने वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब ये सारे अलग अलग रंग एक ऑफिस में या एक परिवार में एक छत के नीचे आते हैं तो क्या होता है? वो तो महाभारत हो जाती होगी। एक लाल और एक हरे रंग वाले को एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़े तो नजारा देखने लायक होता है। दोनों बिल्कुल अलग हैं। लाल को सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए, हरे को आराम से सोच समझकर बिना किसी तनाव के काम करना है। फिर क्या होता है? नतीजा ये होता है कि लाल रंग वाले को लगता है कि हरा इंसान दुनिया का सबसे आलसी और कामचोर व्यक्ति है, और हरे रंग वाले को लगता है कि लाल इंसान एक जल्लाद है जिसमें कोई इंसानियत नहीं है। इसी तरह पीला और नीला जब टकराते हैं तो एक अलग ही तरह का महायुद्ध होता है। वो कैसे? पीला इंसान मजे करना चाहता है, बातें करना चाहता है और ऑफिस में एक सामाजिक माहौल चाहता है। और नीला तो एकदम शांत। हाँ, नीला इंसान खामोशी चाहता है ताकि वो अपने स्प्रेडशीट और डेटा पर फोकस कर सके। पीले को लगता है कि नीला इंसान दुनिया का सबसे बोरिंग और सूखा इंसान है। और नीले को लगता है कि पीला इंसान बिल्कुल गैर जिम्मेदार और बेवकूफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रंग साथ काम नहीं कर सकते हैं यार। दरअसल एक सफल कंपनी या सुखी परिवार चलाने के लिए इन चारों रंगों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डाइवर्सिटी जरूरी है। कुछ जोड़ियां प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी बनती हैं, जैसे लाल और पीला, दोनों बहुत तेज रफ्तार वाले हैं। ये मिलकर एक बेहतरीन विजनरी टीम बनाते हैं। हाँ, एक सोचेगा दूसरा करेगा। पीला आइडिया लेकर आएगा और लाल उसे पूरा करने की जिद पकड़ेगा। दूसरी तरफ हरा और नीला दोनों धीमी रफ्तार वाले हैं। ये डिटेल्स और काम को असल में जमीन पर उतारने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। एग्जीक्यूशन में मास्टर हैं ये। अगर किसी कंपनी में सिर्फ लाल रंग के लोग भर जाएं तो वो आपस में ही लड़ मरेंगे, और अगर सिर्फ हरे रंग के लोग हों तो कंपनी कभी कोई नया रिस्क नहीं लेगी और आगे बढ़ना बंद कर देगी। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सबक है उसे किताब में द कैमिलियन इफेक्ट या गिरगिट प्रभाव कहा गया है। गिरगिट की तरह रंग बदलना। अक्सर लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैं तो लाल हूँ, मैं तो ऐसे ही सीधा और कड़वा बोलूंगा।
या फिर मैं तो नीला हूँ, मुझे लोगों से मतलब नहीं। हाँ, बहुत लोग ऐसा प्राइड लेते हैं इसमें। ये कोई बहादुरी नहीं है, ये एक तरह की बेवकूफी है जो इंसान को सीमित कर देती है। बिल्कुल सही। असली समझदारी और ताकत है गिरगिट बनने में यार। हालात के हिसाब से खुद को ढालना। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलकर माहौल में घुल मिल जाता है, वैसे ही हालात और सामने वाले के रंग के हिसाब से खुद को ढाल लेना असली कला है। यही स्मार्टनेस है। नीले इंसान के सामने नीला बन जाना और डेटा पर बात करना, और पीले के सामने पीला बनकर उत्साह दिखाना, यही बिना किसी टकराव के लोगों के डिफेंस मैकेनिज्म को शांत करने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने का रहस्य है। इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। विकासवाद का सिद्धांत भी तो यही कहता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, जो प्रजाति खुद को हालात के हिसाब से बदल सकती है वही टिकती है। अनुकूलन यानी अडेप्टेशन ही इंसान के सर्वाइवल की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अपनी एक कठोर पहचान से चिपके रहना असल में विकास रुक जाने की निशानी है। तो अब इस गहन विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। किताब का नाम है सराउंडेड बाय इडियट्स। हाँ, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए निष्कर्ष ये निकलता है कि इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है। अगर किसी इंसान को अचानक लगने लगे कि उसके आसपास के सारे लोग बेवकूफ हो गए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोगों को उनकी भाषा, उनके रंग में समझ नहीं पा रहा है। शांत दिमाग से देखा जाए तो असली बेवकूफ वो है जो अपनी आदत, अपने बात करने का तरीका कभी नहीं बदलता और दूसरों से बदलने की उम्मीद करता है, और पूरी दुनिया से ये उम्मीद करता है कि सब उसके हिसाब से बदल जाएं। ये ज्ञान तभी काम का है जब इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना पड़ेगा। खुद के रंग को पहचानना और दूसरों के रंग को समझना, यही आत्म जागरूकता इंसान की सबसे बड़ी जीत है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा दार्शनिक सवाल उठता है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। क्या सवाल है वो? अगर इंसान की पूरी पर्सनैलिटी, उसके बर्ताव करने का तरीका, उसका गुस्सा या उसकी खुशी, ये सब सिर्फ कुछ तय किए गए कम्युनिकेशंस के पैटर्न है, मेरा मतलब है बस लाल, पीले, हरे या नीले रंग की मानसिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है, तो फिर वो यूनिक व्यक्तित्व जिसे इंसान बड़े गर्व से मैं कहता है, असल में उसका अपना कितना है? ओहो, क्या इंसान की सच्ची आजादी इन 4 रंगों के प्रोग्रामिंग में फंसे रहने में है, या इन चारों रंगों के विज्ञान को समझकर इनका मास्टर बनकर एक रंगीन और पूरी तरह से स्वतंत्र चेतना हासिल करने में? ये सच में एक ऐसा विचार है जो इंसान के वजूद और उसकी आज़ादी की गहराई पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा अनकहा सबक है यार। अगली बार जब कोई बेवकूफ लगे तो याद रखना चाहिए, शायद दोनों इंसान बस अलग अलग कोडिंग वाले कंट्रोलर से एक ही वीडियो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। रंग पहचानिए और खेल बदल दीजिए।